Welcome to Prabhat Sharma classes. Students, today we are going to start some long questions. Before starting video, if you are new on our channel, so please like and subscribe to Prabhat Sharma classes. In previous videos, we have done some short answers, and in this video, we will done some long questions. So my first question is, what is the difference between evergreen forest and deciduous forest? बच्चों, सबसे पहले हमें जानना है कि एवरग्रीन फॉरेस्ट सदाहरित वन और डेसिडियस फॉरेस्ट पर्णपाती वनों में क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है। तो आइए जरा अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसमें दिया हुआ है बच्चे, एवरग्रीन फॉरेस्ट में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अकर इन द एरियाज विच रिसीव हैवी रेनफॉल। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहने का मतलब एवरग्रीन फॉरेस्ट में ये ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, और जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है तो वहाँ के जंगल जो हैं हरे भरे रहते हैं, तो इसीलिए एवरग्रीन फॉरेस्ट में ज़्यादा बारिश होती है। डेसिडियस फॉरेस्ट की बात करें तो इन लार्ज पार्ट ऑफ आवर कंट्री वी हैव दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट। हमारे देश में अगर देखी जाए तो डेसिडियस फॉरेस्ट ज़्यादा है और यहाँ पर बारिश कम होती है, क्योंकि हमारा देश जो है मानसून का देश बोला जाता है। मानसूनी वेदर रहता है हमारा। जब हमारा मानसून आता है, जब बारिश का सीज़न आता है, जब भी हमारे प्लांट्स ग्रो करते हैं और अच्छे दिखते हैं। बाकी सारे साल पीले पड़े रहते हैं। तो डेसिडियस फॉरेस्ट भी क्या है, ऐसे ही प्लांट हैं जो इनके पत्ते जो है हरे भरे नहीं रहते। एवरग्रीन फॉरेस्ट में पत्ते हरे भरे रहते हैं। सेकंड पॉइंट इसमें दिया हुआ है, दे ऑलवेज अपीयर ग्रीन एंड आर कॉल्ड एवरग्रीन। ये हमेशा ग्रीन रहते हैं, तो इसीलिए इनको एवरग्रीन फॉरेस्ट बोला जाता है, इनके पत्तों को और इन तरह के जंगलों को। ऐसे हमें एवरग्रीन फॉरेस्ट कह सकते हैं कि हमें ब्राज़ील में देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो तो हमारे लंग्स ऑफ द वर्ल्ड बोले जाते हैं। पूरे विश्व के, पूरे दुनिया के फेफड़े जो कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। हमारी धरती पे जो ऑक्सीजन है वहीं से ही ज़्यादा क्रिएट हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि एवरग्रीन फॉरेस्ट के पत्ते हमेशा हरे दिखाई देते हैं। और बात की जाए डेसिडियस फॉरेस्ट की, तो इन फॉरेस्ट को मानसून फॉरेस्ट भी बोला जाता है। जो हमारे देश को मानसूनी देश बोला जाता है, मानसून कंट्री, तो फॉरेस्ट हमारे मानसून फॉरेस्ट हो गए। तो हमारे देश में डेसिडियस फॉरेस्ट ज़्यादा पाए जाते हैं। थर्ड पॉइंट दिया हुआ है इसमें, दे आर सो डेंस दैट सनलाइट डजंट रीच द ग्राउंड। ये इतने हरे भरे और इतने घने होते हैं, ये इतने घने जंगल होते हैं कि इनमें सूरज की किरणें, सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती। डार्क होते हैं फॉरेस्ट, इसीलिए एवरग्रीन फॉरेस्ट की कैटेगरी में ये आते हैं। डेसिडियस फॉरेस्ट में ये लो डेंस होते हैं, ये कम घने होते हैं जंगल, और यहाँ पर सनलाइट आराम से पहुंच जाती है। फोर्थ पॉइंट दिया हुआ है इसमें, दे शेड देयर लीव्स एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर। एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करें, ये अपने पत्ते ज़्यादातर गिराते रहते हैं। मतलब कि यह हुआ कि ये यहाँ पर बारिश होती रहती है, जब हरे पत्ते होते हैं तो नए आ जाते हैं, जब नए पत्ते होते हैं तो हरे हो जाते हैं, और जैसे पुराने हो जाते हैं तो पत्ते झाड़ देते हैं, गिरा देते हैं। और यहाँ पे बारिश ही मेन सोर्स होती है जो इन पत्ते को हरा रखने में अपनी अहम भूमिका, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये पत्ते यहाँ पर नए नए आते रहते हैं और पुराने झड़ते रहते हैं। अगर हम बात करें डेसिडियस फॉरेस्ट की, तो डेसिडियस फॉरेस्ट के पत्ते लंबे टाइम तक रहते हैं, और लंबे टाइम तक रहने का मतलब ये हुआ कि उनके पत्ते ज़्यादा जल्दी नहीं गिरते। दे शेड देयर लीव्स एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर। और ये अपने पत्ते एक फिक्स टाइम पर गिराते हैं, और ये पत्ते गिराने वाला टाइम हम अच्छे से जानते हैं। इस टाइम को बोला जाता है ऑटम सीज़न। ऑटम सीज़न में हमारे देश में पत्ते गिरा दिए जाते हैं। नेक्स्ट इसमें पॉइंट दिया हुआ है, इम्पॉर्टेंट ट्रीज़ फाउंड इन दिस फॉरेस्ट आर। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, कौन कौन से हैं, जैसे महोगनी, ईबोनी, रोज़वुड। ये एग्जाम्पल्स हैं जो कि एवरग्रीन फॉरेस्ट में आते हैं। अगर हम वहीं बात करें डेसिडियस फॉरेस्ट में, हमारे देश में तो इस तरह के फॉरेस्ट पेड़ पाए जाते हैं, जैसे
साल, सागौन, टीक, नीम, शीशम के पेड़ होते हैं। इनको डेसिडियस फॉरेस्ट बोला जाता है। ये एग्जाम्पल्स हैं कुछ डेसिडियस फॉरेस्ट के। अब एरिया पढ़ लेते हैं, कौन कौन से एरिया में पाए जाते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करें तो 6 पॉइंट इसमें दिया हुआ है। दे आर फाउंड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड अ पार्ट ऑफ ईस्टर्न स्टेट्स। ये अगर हम बात करें हमारे देश में अंडमान निकोबार में ज़्यादा पाए जाते हैं और ईस्ट स्टेट जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, इन सभी देश जगहों पर पाए जाते हैं। और अगर हम बात करें ये नैरो स्ट्रिप ऑफ द वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स में आते हैं, यानी कि जहाँ पे हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं, महाराष्ट्र से बात करें कर्नाटक केरला तक, तो वहाँ पर भी कुछ हमें एवरग्रीन फॉरेस्ट दिखाई देते हैं। आइए ज़रा मैप में ज़रा देख लेते हैं कहाँ पर हमें एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात बताई गई है। एवरग्रीन फॉरेस्ट हमारा ये वेस्टर्न घाट्स कहलाया जाता है बच्चे। ये वेस्टर्न घाट्स जो आपको ग्रीन से कलर का दिखाई दे रहा है, ये ब्राउन कलर की जो माउंटेन्स दिखाई दे रही हैं, इनको वेस्टर्न घाट बोला जाता है। तो इन जगह पर एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अगर हम बात करें कुछ हमारे ईस्टर्न स्टेट्स, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, ये सभी जगहों पर, नागालैंड, इन सभी जगहों पर एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और नीचे डाउन में अगर हम बात करें, ये हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स द्वीप समूह पर भी हमारे एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं डेसिडियस फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं। डेसिडियस फॉरेस्ट जो है हमारे मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और कुछ महाराष्ट्र के हिस्सों में भी पाए जाते हैं। तो आइए ज़रा देखते हैं ये कहाँ पर कैसे कैसे स्टेट्स हैं। ये कुछ बीच वाला ही हिस्सा है जहाँ पर हमें डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, पॉइंट पाती वन। तो ये आपके सामने इंडिया का मैप है, तो ज़रा देखते हैं। मध्य प्रदेश में हमारे डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश में, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और कुछ महाराष्ट्र के हिस्सों में। तो ये पूरा एरिया हमारा डेसिडियस फॉरेस्ट से भरा हुआ है। तो यहाँ पर हमारे डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ये बच्चे हमने डिफरेंस पढ़ा एवरग्रीन और डेसिडियस फॉरेस्ट में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है और बहुत ही नॉलेजेबल डिफरेंस है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ अब हम मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चे, व्हाट वर द इफेक्ट्स ऑफ कलिंग वॉर ऑन अशोका। अशोका पर कलिंग का बैटल के क्या इफेक्ट पड़े, क्या प्रभाव पड़ा। स्टूडेंट, अगर हम कॉमन सेंस की बात करें तो अशोका जो है बहुत ही उसको सदमा लग गया, निराश हो गया, क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों की हत्याएं कर दी थी। और बहुत सारे लोगों की हत्याएं कर दी थी तो उसको बड़ा ही गिल्टी फील हुआ और फिर उसने लड़ाई को त्यागने का फ़ैसला बना लिया। और फिर वो उसके बाद उसने बौद्ध धर्म अपना लिया, एडॉप्ट कर लिया और भिक्षु साधु बनने का डिसीज़न लिया, क्योंकि बहुत सारी हत्याएं हो गई थी, उससे बहुत सारे पाप हो गए थे। उसी का पश्चाताप करने के लिए उसने बौद्ध धर्म को अपनाया। तो आइए कुछ इसके पॉइंट्स ज़रा देखते हैं। फर्स्ट इसमें पॉइंट दिया हुआ है, अशोका फॉट अ वॉर टू कनकर कलिंगा। अशोका का जो मकसद जो था, ऑब्जेक्टिव जो था लड़ाई लड़ने का, वो कलिंग पर राज करने का था। और कलिंगा जो था, पहले उड़ीसा वाले एरिया को कलिंगा बोला जाता था, जो कि उड़ीसा हमारा यहाँ पर है। उड़ीसा वाले
एरिया पर कब्जा करने के लिए, उसको कैप्चर करने के लिए, उस पर जीत हासिल करने के लिए अशोका ने बैटल ऑफ कलिंगा का लड़ाई लड़ी। सेकंड पॉइंट दिया हुआ है, हाउएवर ही वॉज सो हॉरिफाइड व्हेन ही सॉ द वायलेंस एंड ब्लडशेड दैट ही डिसाइडेड नॉट टू फाइट एनी मोर वॉर्स। एक तरह से वो डर गया, डर आ गया उसके अंदर जब उसने देखा कि बहुत सारी उसने हिंसा कर दी थी, लोगों की क्या कहते हैं हत्याएं कर दी थी और चारों तरफ से खून ही खून, खून की नदियां बहती हुई दिखाई दी। तो फिर उसने ये डिसाइड कर लिया कि अब वो आगे इसके बाद कोई भी लड़ाई नहीं लड़ेगा। इससे हमें ये पता चलता है कि सम्राट अशोक ने अपने जीवन काल में, अपनी लाइफ में एक ही लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई को बोला जाता है बैटल ऑफ कलिंग या फिर कलिंग वॉर। थर्ड पॉइंट इसमें दिया हुआ है, ही इज़ द ओनली किंग इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हु गेव अप द कॉन्क्वेस्ट आफ्टर विनिंग अ वॉर। ये एक ऐसा राजा भी माना जाता है जिसने अपने आप को गिव अप कर दिया। गिव अप के यहाँ पे सेकंड फॉर्म हुई हुई है, अपने आप को ऐसा कह सकते कि समर्पित कर दिया कि अब वो लड़ाई जीतने के बाद कोई भी लड़ाई नहीं लड़ेगा। ये हमारे इतिहास, हमारे हिस्ट्री की एक बहुत ही विडंबना है कि इस राजा ने डिसाइड कर लिया आगे बौद्ध धर्म को अपनाने का और धर्म के प्रचार करने का। फोर्थ पॉइंट इसमें दिया हुआ है, ही डिसाइडेड टू ऑब्जर्व धम्मा एंड टीच अदर्स अबाउट इट्स एज वेल। और उसने ये डिसाइड किया कि अब वो धम्म को ऑब्जर्व करेगा, धर्म को, और उनके प्रति धर्म से रिलेटेड उन्हें ज्ञान देगा, लोगों के समाज कल्याण के लिए काम करेगा, लोगों के लिए छायादार पेड़ बनवाएगा, वृक्ष बनवाएगा। उसने अशोक स्तंभ भी बनवाया, आगे चलकर हॉस्पिटल्स बनवाए, स्कूल्स बनवाए और धर्म के लिए अलग अलग देशों विदेशों में ऑफिशियल्स अपॉइंट किए जिनको धम्म महामत भी बोला जाता है, जो कि धम्म से रिलेटेड मैसेज को स्प्रेड फैलाने में मदद करेंगे। तो ये कुछ हमें अशोका के कुछ इफेक्ट्स देखने को मिले कलिंग वॉर से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं बच्चे। What are the main features of the Hindu temples built around 1800 years ago? आज से करीब 1800 साल पहले जो हिंदू मंदिर जो बनाए गए थे उनके क्या फीचर्स थे, उनकी क्या क्वालिटीज़ थी, आइए ज़रा पढ़ते हैं। The main features of Hindu temples are deities such as Vishnu, शिव एंड दुर्गा वर वर्शिप्ड इन these shrines। इस टाइम पर इन देवताओं की पूजा करी जाती थी, विष्णु भगवान की पूजा की जाती थी, शिव जी की पूजा की जाती थी और दुर्गा जी की, और उन्हीं के ही भक्त उत्पन्न हुए, वहाँ से क्रिएट हुए। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द टेम्पल वॉज द रूम नोन एज गर्भगृह। इम्पोर्टेंट पार्ट गर्भगृह का मतलब वही हिस्सा जहाँ पर मूर्ति रखी जाती है, और जिस जगह पर मूर्ति रखी जाती है उसी को ही हम गर्भगृह बोले जाता है। वेयर द इमेज ऑफ द चीफ डाइटी वॉज प्लेस्ड, वहाँ पर उसकी मूर्ति या फिर तस्वीर रखी जाए उसी जगह को गर्भगृह बोला जाता है। सेकंड पॉइंट इसमें दिया हुआ है, इट वॉज हेयर दैट priest performed religious rituals and devotees offered worship to the deity। यहाँ पर जितने भी हमारे ब्राह्मण पंडित जो थे वो रीति रिवाजों को परफॉर्म करते थे, पूरा करते थे, पूजा अर्चना की करते थे और अपने भक्तों से भगवान की पूजा करवाने में मदद किया करते थे, रिलीजियस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते थे। थर्ड पॉइंट दिया हुआ है, ऑफन एज एट भीतरगांव अ टावर नोन एज शिखर was built on the top of the गर्भगृह to mark this out as a sacred place। कह सकते हैं कि एक भीतरगांव जो कि जगह है वहाँ पर एक टावर बनाया गया। अब जैसे कोई भी मंदिर होता है
तो जहाँ पर मूर्ति रखी जाती है वहाँ पर एक ऊपर ऐसे गोल गोल बनाए जाते हैं, कुछ गोल्डन हमारे घड़े रखे जाते हैं, इसीलिए इसको शिखर भी बोला जाता है। गर्भगृह जहाँ पर हमारी मूर्ति है उसका शिखर, उसकी चोटी को यहाँ पर रखा गया, जिससे वो किसका साइन मानी जाती है? सैक्रेड प्लेस, एक पवित्र जगह, एक होली प्लेस मानी गई है। फोर्थ पॉइंट की बात करें, मोस्ट टेम्पल्स आल्सो हैड अ प्ले स्पेस नोन एज मंडप। कुछ जगहों पर एक जगह हुआ करती थी मंडप, जिसको बोला जाता है, जहाँ पर यज्ञ, फायर अल्टर्स किए जाते थे, यज्ञ से रिलेटेड एक्टिविटीज़ की जाती थी, तो उस जगह को मंडप बोला जाता है। इट वॉज अ हॉल वेयर पीपल कुड असेंबल, और ये एक ऐसी जगह हुआ करती थी जहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं। तो इसी जगह को जहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं, रिलीजियस एक्टिविटीज़ करते हैं, इस जगह को मंडप बोला जाता है। अब हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, आइए ज़रा फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है बच्चे, वाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी? जंगल हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं? वनों की क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में? तो कॉमन सी बात करें, अगर हमें ट्री की इम्पोर्टेंस पता है तो वही हमारी फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस है, क्योंकि बहुत सारे ट्रीज़ को मिलाकर फॉरेस्ट बनते हैं। तो उसमें दिया हुआ है बच्चे, फॉरेस्ट आर नेसेसरी ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। कुछ ऐसे रीजंस हैं, कुछ ऐसे कारण हैं जिससे फॉरेस्ट हमारे लाइफ में ज़रूरी हो गए हैं। तो फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ एंड एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स जो कि पेड़ पौधे मदद करते हैं ऑक्सीजन छोड़ने में, और वही ऑक्सीजन को हम सांस लेने में यूज़ करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को वो लेते हैं। तो हमारी ऑक्सीजन वाली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए प्लांट्स ज़रूरी हैं, क्योंकि हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और प्लांट्स जो है उसको छोड़ते हैं, रिलीज़ करते हैं। सेकंड पॉइंट दिया हुआ है, द रूट्स ऑफ द प्लांट्स बाइंड द सॉइल। जो प्लांट्स की जो जड़ें होती हैं वो सॉइल को जकड़े रखती हैं, पकड़े रखती हैं, जिससे हमारी मिट्टी स्टेबल रहती है। थस दे कंट्रोल द सॉइल इरोजन, और वो सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन, इसको कंट्रोल करने में मदद करते हैं। मिट्टी की टॉप लेयर ना बह जाए, इसको कंट्रोल इसकी रूट्स करती हैं प्लांट्स की, जिससे कि हमारा सॉइल इरोजन प्रिवेंशन होता है। सॉइल इरोजन का मतलब होता है बच्चे, रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ द सॉइल, यानी कि मिट्टी की, मृदा की सबसे ऊपर वाली लेयर का बह जाना या हट जाना, उसी को ही सॉइल इरोजन बोला जाता है। तो उस मिट्टी की लेयर को हटने से रोकने के लिए प्लांट्स की जड़ें मजबूत होनी चाहिए, और जो कि जड़ें ही एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन करती हैं मिट्टी को पकड़े रखने के लिए, जकड़े रखने के लिए। और रूट्स ही एक ऐसा पार्ट होते हैं, एक ऐसा हिस्सा होते हैं प्लांट्स का, जो मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती हैं प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। फोर्थ पॉइंट इसमें दिया हुआ है, फॉरेस्ट आर द नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ। ये तो सबसे अच्छी बात दी गई है कि फॉरेस्ट जो है एनिमल्स के रहने का घर होता है, क्योंकि सिटी में तो एनिमल्स रहते नहीं हैं। तो फॉरेस्ट ही एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर अपना घर जैसा माहौल, घर जैसा फील होता है। क्योंकि शहर में, अर्बन सिटीज़ में तो लोग जो एनिमल्स होते हैं वो भटकते रहते हैं इधर से उधर रोड्स पर। तो फॉरेस्ट उनका घर होता है, रहने की जगह होती है जहाँ पर वो सेफ फील करते हैं। इसके अलावा और भी हो सकती है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फॉरेस्ट हमें मेडिसिन्स बनाने में मदद करते हैं। फॉरेस्ट से हमें मेडिसिन्स, दवाइयाँ मिलती हैं जड़ी बूटियों से। फॉरेस्ट से हमें फर्नीचर मिलता है। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, जिससे हम अपने टेबल, चेयर, ये सारी चीज़ बना सकते हैं। फॉरेस्ट जो है बारिश कराने में मदद करते हैं, रेन कराने में। तो ये कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो फॉरेस्ट हमारी
लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एक अहम भूमिका निभाते हैं। अगर फॉरेस्ट ना हो तो हमारी लाइफ ही नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये थी आपके लॉन्ग आंसर्स की क्लास। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और थैंक यू क्लास। स्टे होम, स्टे सेफ।